हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836666 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का हमारा जो कंसेप्ट है अदर इनकम एग्रीगेट। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा लंबा होने वाला है और ये चैप्टर होते हैं हमारा, ये लगा लो ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस कवर हो जाएगा। तो चलो लेसन नंबर 3 है, लेकिन ये अपने आप में काफी लंबा चैप्टर है। जैसे कंप्लीट होगा हमारा चैप्टर, क्या नाम है, जो हमारा हाफ सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और चैप्टर हमारा चल रहा है नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट। इसके ऊपर काफी वीडियोस में बात कर चुका हूं कि नेशनल इनकम नेशनल प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या इंक्लूड नहीं करते। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स की इनकम के बारे में कि कौन कौन सी इनकम इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी इनकम इंक्लूड नहीं करते हैं, और डिफरेंट टाइप के इनकम्स को भी स्टडी भी करेंगे। तो अब आते हैं आज की वीडियो पे। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर्सनल इनकम का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो पर्सनल इनकम का मतलब क्या होता है? पर्सनल इनकम का मतलब क्या है कि जो भी एक पर्सन अर्न कर रहा है अपनी लाइवलीहुड के लिए, उसमें क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम तो हमारा ये हो गया। लेकिन अगर बात है यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, तो जब भी हम पर्सनल इनकम में से टैक्स माइनस कर देता हूं हमारी कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में एक फर्क होता है। और वो फर्क क्या होता है कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में टैक्स हमारा ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, उसमें से हम टैक्स डिडक्ट नहीं करते। लेकिन जैसे हम निकालते हैं डिस्पोजेबल इनकम निकालने का फॉर्मूला ही क्या होता है, पर्सनल इनकम माइनस में इनकम टैक्स। क्योंकि हम सब क्या आते हैं, हम सबकी इनकम कभी ना कभी किसी ना किसी डिफरेंट टाइप्स के टैक्स स्लैब्स के अंदर आती है। कई में क्या होता है कि जीरो इनकम टैक्स पे भी करते हैं कई लोग, क्योंकि इनकी इनकम उतनी नहीं होती। लेकिन जो जो लोग अलग अलग इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं उन्हें अलग अलग इनकम टैक्स देने पड़ते हैं। तो जब हम अपनी टोटल इनकम में से इनकम टैक्स माइनस करते हैं तब हमारे पास क्या बचता है, हमारी डिस्पोजेबल इनकम। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो पर्सनल इनकम क्या है वो समझते हैं पहले। तो ऑल मेजर्स ऑफ नेशनल और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हम सारे मेजर्स की बात करते हैं नेशनल और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, नेट और ग्रोस, मतलब चाहे वो हमारा नेशनल हो चाहे वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, यानी कि नेशनल इनकम हो चाहे वो हमारी डोमेस्टिक इनकम हो। क्योंकि प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, नेशनल भी होते हैं डोमेस्टिक भी होते हैं। डोमेस्टिक जो अपनी टेरिटरी के अंदर ही बनाया जाए। नेशनल में क्या होता है, कई बार हम बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं, बहुत सी चीजें इंपोर्ट भी करते हैं, तो वो हमारा नेशनल में काउंट कर लिया जाता है। या फिर नेट और ग्रोस के बारे में बात कर चुका हूं, जहां पे हम जी और एन वर्ड को यूज करते हैं। जी का मतलब क्या होता है ग्रोस, एन का मतलब क्या होता है नेट। अगर आपको नेट निकालना है तो आपको डेप माइनस करना पड़ेगा, ग्रोस निकालना है आपको डेप ऐड करना पड़ेगा। डेप यानी कि डेप्रिसिएशन। इसकी बात हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के लिए, प्रीवियस वीडियोस के अंदर। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो ताकि आपके सारे टॉपिक्स क्या होता है अच्छे से क्लियर हो जाए। वैल्यूड एट मार्केट प्राइजेस और एट फैक्टर कॉस्ट। और इसको हम दो ही चीजों पे वैल्यू करते हैं, या तो मार्केट प्राइजेस के ऊपर या फिर फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। यानी कि इन दो के अलावा हम और कोई मेथड यूज नहीं करते नेशनल इनकम निकालने के लिए। मतलब दो ही चीज यूज करते हैं, मार्केट प्राइजेस और हमारा जो क्या है फैक्टर कॉस्ट। पर्सनल एंड डिस्पोजेबल इनकम आर नॉट मेजर्स ऑफ करंट प्रोडक्शन। अब ये चीज ध्यान रखना कि पर्सनल और डिस्पोजेबल इनकम कभी भी करंट प्रोडक्शन के लिए मेजर हम नहीं करते, मतलब हम इनको कैलकुलेट नहीं करते जब हम मेथड के ऊपर बात करते हैं। These available to individuals before payment of personal taxes। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है These are simply current income। क्योंकि क्या है करंट इनकम है वो पर्सन एज डायरेक्ट फ्रॉम फैक्टर्स, जो कहां से मिली है, फैक्टर से मिली है। यानी कि हम सब जानते हैं हमारे सबका इनकम का सोर्स क्या होता है, जो बिजनेस होते हैं, यानी कि जो भी फर्म्स हैं या फिर जो भी इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो भी कंपनीज हैं, उनको क्या प्रोवाइड करती हैं, फैक्टर, क्या नाम है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि लैंड प्रोवाइड करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके बदले में डिफरेंट टाइप की पेमेंट मिलती है, तो हम बात कर भी चुके हैं। लैंड के बदले में रेंट मिलता है, ठीक है। जब हम लेबर प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में वेजेस मिलती है, वेजेस या फिर सैलरी। कैपिटल देते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है। तो चार चीजें हमें मिलती हैं एज अ फैक्टर पेमेंट। तो दीज आर सिंपली करंट इनकम्स ऑफ अ पर्सन एज डायरेक्ट फ्रॉम फैक्टर। जो हमें कहां से मिली है, फैक्टर देने के बाद मिली है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के बाद मिली है एज अ फैक्टर इनकम। और फॉर्म्स के लिए क्या होती है, फैक्टर पेमेंट्स। पर्सनल इनकम इज स्पेंडेबल इनकम अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स बिफोर पेमेंट ऑफ पर्सनल टैक्स। इसका मतलब क्या है कि पर्सनल इनकम हमारी वो स्पेंडेबल इनकम होती है, हम वो पैसा स्पेंड कर सकते हैं, इनकम अवेलेबल टू इंडिविजुअल, जो हर एक इंडिविजुअल के पास होती है बिफोर पेमेंट ऑफ पर्सनल टैक्सेस, बिना पर्सनल टैक्स पे किए हुए। मतलब हमें ये भी भरने की जरूरत पड़ती है अगर हम किसी भी टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं। अब दूसरा हमारा क्या आता है, डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम में बात कर चुका हूं कि जब भी हम अपनी, अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं, जब भी हम अपनी
पर्सनल इनकम में से सिर्फ एक चीज को माइनस कर दे, वो क्या है, इनकम टैक्स, तो हमारे पास क्या बचती है, वो इनकम जो अलग अलग तरह के गुड्स को, सर्विसेज को यूज करने के लिए, ठीक है, यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जिसको मैं डिस्पोज कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए। भाई जो भी मेरे डिजायर है मैं परचेज कर सकता हूं उस इनकम से। तो डिस्पोजेबल इनकम इन सिंपली आफ्टर टैक्स पर्सनल इनकम, तो हमारी क्या होती है, आफ्टर टैक्स पर्सनल इनकम, यानी टैक्स देने के बाद जो हमारी पर्सनल इनकम बच जाए। इट इज नोन एज डिस्पोजेबल और पर्सनल इनकम, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल या फिर पर्सनल इनकम, बिकॉज ऑल टैक्स लायबिलिटीज हैविंग बीन मेट, क्योंकि हमारे पास जो भी टैक्स लायबिलिटीज थी वो हम पे कर चुके हैं। बैलेंस कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंसेस ऑफ इनकम ओनर्स, और जो बैलेंस है उसको हम क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंसेस ऑफ इनकम ओनर्स। आउट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम अमाउंट नॉट स्पेंट ऑन कंजप्शन कॉन्स्टिट्यूट सेविंग, इस बात का मतलब क्या है कि एक डिस्पोजेबल इनकम में से हम कुछ पार्ट जो है वो खर्च नहीं करते, और जो पार्ट हम खर्च नहीं करते उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग्स बोलते हैं। यानी कि इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमारा सेविंग होती है, जिसकी हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी, कि सेविंग का मतलब क्या होता है भाई, जो पैसा कमाया उसमें से कुछ पैसा हमने खर्च कर दिया और जो बाकी पैसा बचाया वो हमारा क्या होगा, टोटल सेविंग होगी। अब इसके बाद हमारा आता है तीसरा पॉइंट, वो होता है पर कैपिटा इनकम। ये वर्ड आपने काफी बार सुना होगा, पर कैपिटा इनकम, इसको हम बोलते हैं एवरेज इनकम, है ना, क्योंकि पर कैपिटा इनकम है ना, वो डिसाइड करता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है नहीं कर रही, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। एवरेज इनकम बता चुका हूं मैं, अब इसका मतलब क्या है कि एक टोटल इनकम हो गई, टोटल इनकम किसकी, अब एक मान लो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर लोगों ने कुछ पैसा कमाया, कुछ इनकम जनरेट करी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इनकम, यानी कि जो भी इनकम आई उसको हम सारे के सारे इनकम अर्नर्स में डिवाइड कर देंगे, जितने लोग रहते हैं उन सब में डिवाइड कर देंगे, तो आती है हमारी पर कैपिटा इनकम। और जो पर कैपिटा इनकम होती है वो शो करते हैं कि हमारी कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। तो बात में से तो पता ही नहीं लगेगा कि कौन अमीर है कौन गरीब है, क्यों, क्योंकि अमीरों की वजह से तो बहुत सी लोगों का एवरेज है वो ही बढ़ जाएगा, जी ऐसा भी होता है, लेकिन फिर भी इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है, बहुत कम है, अगर मैं इंडिया की बात करूं सिर्फ तो पर कैपिटा इनकम में क्या है, इट इज एवरेज इनकम which every resident of a country could get, जो किसको मिलती, सबको मिलती है, every resident of a country could get if total income was distributed equally among all inhabitants। इसका मतलब क्या है, हम टोटल इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने सारे के सारे ऑल इनहेबिटेंट्स में। फॉर एग्जांपल इन 1984 से 85 में पर कैपिटा जीएनपी एट फैक्टर कोस्ट वो कितना था, 831.2, यानी कि ना बात कर रहा हूं यहाँ पे जीएनपी एट फैक्टर कोस्ट वो था 831.2, और ये सीआर में वैल्यू है, करोड़ में, ठीक है। एंड पर कैपिटल एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट, और जो पर कैपिटल है वो हमारा एनएनपी, देखो हमने जी से एन पे गए हैं, ध्यान से वहां पे क्या था, जीएनपी था फैक्टर कोस्ट पे, जो हमारा है 831.2 करोड़, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। तो जब हम जी से रहते हैं क्या करेंगे, डेट माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास कितना है, 774.6 करोड़ इन टर्म्स ऑफ 1970-71, यानी कि प्रीवियस ईयर से। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, 1970-71 लिया है, तो पिछले कंपैरिजन में काफी ठीक ठाक है जो हमारा क्या है, वैल्यू है नेशनल इनकम की। फिर हमारे पास क्या आता है, चेंजेस इन प्राइस एंड नॉमिनल एंड रियल इनकम। पहले इस टॉपिक डिस्कस करते हैं, चेंजेस इन प्राइस का मतलब क्या होता है और नॉमिनल और रियल नेशनल इनकम क्या होती है, अब वो समझते हैं। तो देखो जीडीपी जो है, मैं मानता हूं कि वो ग्रोथ का सिंबल शो करता है, लेकिन क्या हमेशा जीडीपी सही ग्रोथ को शो कर पाता है, वो हम समझेंगे अब इस वीडियो में आगे। तो समझते हैं देखो क्या होता है। अगर मैं बात करूं जीडीपी की, तो जीडीपी क्या होती है, टोटल वैल्यू जो भी हमने क्या करी है, जनरेट करी है, वो सारी गुड्स और सारी सर्विसेज बना के, ठीक है, जो एक साल के अंदर बनाई है और वहां से जो पैसा मिला हुआ है, वहां से जो फाइनल वैल्यू मिली हुई है, तो जीडीपी हमारा वो होता है। तो लेकिन बात है कि जीडीपी ग्रोथ कैसे ये दिखाता है कि जो हमारी कंट्री है वो ग्रो कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही है, और कैसे हम हमारे लिए कैसा एक फॉल्स वैल्यू क्रिएट करता है, वो समझते हैं हम। तो जीडीपी की बात कर ली। अब यहाँ पे दो तरह की इनकम आती है, रियल इनकम और नॉमिनल इनकम। पर इसको समझते हैं रियल इनकम और नॉमिनल इनकम में क्या फर्क होता है। अगर मैं रियल इनकम की बात करूं तो रियल इनकम का मतलब क्या होता है कि जो मेरी रियल वैल्यू इनकम है, कई बार क्या होता है हम सब जानते हैं हमारी जो इनकम लगातार बढ़ती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ पास्ट डिकेड्स की बात करूं, यानी कि 10 20 30 40 साल पहले चला जाऊं, तो उस टाइम लोगों की इनकम काफी कम होती थी, 1000 1500 2000, तो बोल रहा हूं मैं 1000 1500 2000 ऐसे होती थी उस टाइम लोगों की इनकम। लेकिन क्या हुआ, अब इनकम लोगों की कितनी है, 50,000 60,000 15,000 20,000 50 30,000 ऐसे होती है लोगों की इनकम, यानी कि अब उसके कंपेरिजन काफी ज्यादा इनकम है। लेकिन क्या ये इनकम ज्यादा है, नहीं इनकम ज्यादा नहीं है। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन भी एक रेट से बढ़ा है, यानी कि महंगाई एक रेट से बढ़ती है। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लेता हूं एवरेज जो है इन्फ्लेशन बढ़ा है वो 8% के हिसाब से, यानी कि
अब इन्फ्लेशन को बीट करना है तो सारे वर्कर्स जो है वो हायर इनकम की डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो वर्कर्स जो है वो ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं। जो ज्यादा पैसे की डिमांड करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ा दी जाएगी, लेकिन इनकम बढ़ाने की वजह से उस इनकम कौन दे रहा है? फर्म्स दे रही है। किसके बदले? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले। तो अब एक सिंपल सी बात है, तो भाई वो उसके प्राइस बढ़ा देंगे। सपोज करो अब ये मार्कर बनाने पे पहले खर्चा था 15 रुपए का, तो इसका प्राइस था 20 रुपए। टैक्स वैक्स लगा के इसका प्राइस 20 रुपए में कोई कंपनी सेल कर रही थी, मैं प्रॉफिट लगा के। लेकिन वर्कर्स ने क्या कर दी? डिमांड कर दी कि भाई हमें इस मार्कर को बनाने के लिए जो वर्कर है वो उन्होंने बोला कि हमें एक हायर पेमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा? इस मार्कर बनाने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि सपोज करो वर्कर की सैलरी या फिर वेजेस बढ़ाई जाएंगी, तो सिंपल सी बात है इसकी मार्केट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 20 रुपए। तो क्या ये मार्कर सिर्फ 20 रुपए बेचा जाएगा? नहीं, अब इसमें टैक्स भी इंक्लूड होगा और प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा। किसका प्रॉफिट इंक्लूड होगा? उस फॉर्म का। तो 25 रुपए बेचा जाएगा, तो जब 5 रुपए ना वो इन्फ्लेशन के बढ़ गए। इसका मतलब सैलरी बढ़ने से कभी भी, ठीक है, ये नहीं है कि आप एक अच्छे लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे एक फर्क होता है, एक होता है नॉमिनल वेजेस। तो जो ये सैलरी बढ़ रही है ना, क्या है? नॉमिनल वेजेस है, ठीक है, क्योंकि प्राइस ही बढ़ रहे हैं और वेजेस भी बढ़ रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑलमोस्ट क्या है? परचेजिंग पावर सेम है। लेकिन जब हम बात करते हैं रियल वेजेस बढ़ना, यानी कि प्राइस लेवल वही है कांस्टेंट, लेकिन अब जो है वेजेस बढ़ रहे हैं, सैलरी अब बढ़ रही है और प्राइस उसी लेवल पे, इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं हो रहा, तब हम उसे बोलते हैं कि रियल लाइफ में पर्संस की इनकम बढ़ रही है। तो ये फर्क होता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में। अब एक और बात समझते हैं, अब रियल जीडीपी में क्या है? अब मान लो किसी टाइम पे जो प्राइजेस हैं वो बहुत कम है। सपोज करो 2010 में किसी चीज के प्राइस बहुत सस्ते थे और अब उसके प्राइस ऑलमोस्ट डबल है उस टाइम के हिसाब से, तो जीडीपी भी डबल होकर शो आएगी। क्यों? क्योंकि जीडीपी क्या दिखाती है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो अगर प्राइस डबल हो गए तो जीडीपी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो क्या जीडीपी डबल होगी? मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में डबल का ग्रोथ आ गया? बिल्कुल नहीं। हम जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए इसलिए एक चीज यूज करते हैं, हम बोलते हैं बेस प्राइस। अब बेस प्राइस क्या होता है कि हम किसी एक ईयर को अपना बेस प्राइस मान लेते हैं और उसके हिसाब से हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, और इसी बात को हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, जो मैं पढ़ा हुआ है प्रीवियस टॉपिक्स में। और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं अपना जीडीपी, जिससे पता लगता है कि जीडीपी जो है वो ग्रोथ को शो कर भी रहा है या ग्रोथ को शो नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिखा भी समझते हैं उसको। तो गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज विच कॉन्स्टिट्यूट्स any national or domestic product aggregate have necessarily to be valued in terms of market prices in order to add them together into a meaningful aggregate, but due to changes in market prices over time valuation in terms of market price create a problem। अब ये समझते हैं। तो उसने बोला है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं which constitute any national or domestic product, जिसमें चाहे वो हमारा नेशनल प्रोडक्ट हो चाहे वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, एग्रीगेट हैव नेसेसरी टू बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइसेस। हम उसको सिर्फ वैल्यू करेंगे मार्केट प्राइसेस के हिसाब से कि किसी भी गुड्स की किसी सर्विस की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। इन ऑर्डर टू ऐड देम, और अगर हमें उन्हें ऐड करना है टुगेदर इनटू अ मीनिंगफुल एग्रीगेट, लेकिन क्या बना सके? मीनिंगफुल एग्रीगेट बना सके, नेसेसरली टू बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइसेस एग्रीगेट, बट ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट प्राइसेस। लेकिन होता क्या है, अब जीडीपी कैलकुलेट करनी है, मार्केट प्राइस क्या होता है? लगातार फ्लक्चुएट होते रहते हैं, यानी कि चेंज होते रहते हैं। अब चेंज होने से क्या होगा? अब हमें जो जीडीपी निकालने में वो प्रॉब्लम आएगी, किसके हिसाब से? मार्केट प्राइस के हिसाब से, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो बार बार क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक बेस प्राइस लेके चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन मार्केट प्राइसेस द रियल मैग्नीट्यूड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट एग्रीगेट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड अनलेस दे आर रीवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस सेम ईयर। तो इस बात का मतलब क्या है कि आप अलग अलग जीडीपी को अलग अलग प्राइस वगैरह कंपेयर कर रहे हो तो आप देश के ग्रोथ को नहीं देख पाओगे, मतलब कंपैरिजन ही गलत हो जाएगा वो, क्योंकि किसी ईयर में प्राइस बहुत सस्ते होंगे, किसी ईयर में प्राइस बहुत महंगे होंगे, तो कंपैरिजन बेकार है, वो कंपैरिजन करना बेवकूफी होगी, क्योंकि वो ढंग का कंपैरिजन नहीं आएगा। तो ढंग का कंपैरिजन करने के लिए हमें एक बेस प्राइस सेट करना पड़ता है कि इस प्राइस के बेस पे हम देखेंगे कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, जीडीपी में कितनी ग्रोथ आई, ठीक है, और कितना जीडीपी बढ़ा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। उस बेस ईयर को सेट करने की वजह से हम कैलकुलेट करते हैं कि जीडीपी जो है एक्यूरेटली सही से बढ़ भी रही है या नहीं बढ़ रही है। अब जीडीपी के बढ़ने के भी तीन तरीके होते हैं। एक होता है इंक्रीजिंग रेट की लगातार इंक्रीज करते करते बढ़ रही है, फिर होता है डिक्रीज भी करना डिक्रीजिंग रेट, फिर होता है कांस्टेंट रेट कि भाई कांस्टेंट तो नहीं जीडीपी, यानी जितनी पहले थी उतनी जीडीपी क्या है अभी भी है, तो इसका मतलब ग्रोथ भी क्या है कांस्टेंट है। और जब भी हमारी जीडीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी तो क्या है ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। तो किसी भी इकोनॉमी का जो सिंबल होता है ना जीडीपी का, मतलब किसी भी इकोनॉमी का सिंबल होता है वो क्या होता है हमारा जीडीपी, जीडीपी कैसे बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, तो वही बात हमने यहाँ पे भी करी, ठीक है। तो अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसको हम ढंग से डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में।
तो पहले इसको समझ लेते हैं। वैसे मैं इसको और बात कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखे किसके मेजरमेंट करने के नेशनल इनकम में। चाहे हमने देखा हो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड, हमने देखा इनकम मेथड, हमने देखा एक्सपेंडिचर मेथड, हमने कुछ मेथड्स देखे हैं किसको, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। तो वैल्यू एड मेथड में क्या था कि हम लोग ना वैल्यू ऐड करते थे किसी भी गुड्स में, किसी भी सर्विस में, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करके, कुछ ना कुछ बढ़ा के उसमें क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करते थे। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूं, अब मान लो कोई बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, वो आटा यूज कर रही है, चीनी यूज कर रही है, और भी चीजें यूज कर रही है एज अ रॉ मटेरियल, और फिर उसमें वैल्यू ऐड कर रही है एज अ बिस्कुट बना के, है ना। या फिर और भी कंपनीज हैं जो इससे बेटर काम कर रही है। यानी कि वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या होता है कि उस चीज की वैल्यू में कुछ ना कुछ एडिशन कर देना, उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऐड मेथड। और हर एक वैल्यू ऐड करने पे कुछ ना कुछ प्राइस सेट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम वो वाला मेथड भी यूज करते हैं। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जितना हम लोग मैंने एक चीज समझाई थी, वो था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी किसी एक की इनकम किसी दूसरे क्या बनता है, एक्सपेंडिचर। तो इसलिए कहीं भी किसी भी इकोनॉमी में जितना टोटल एक्सपेंडिचर किया गया है ना, उतना ही क्या होता है हमारा टोटल इनकम। यानी कि हम सेविंग्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पे अगर हम बड़े लेवल पे सेविंग करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे खतरनाक होती है। ऐसा क्यों समझाता हूं आप लोगों को, अगर मान लो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई बहुत बड़े लेवल पे सेविंग्स कर रहा है, इस बात को मतलब पैसा बचा रहा है, वो पैसा खर्च नहीं कर रहा, और जब खर्च नहीं कर रहा तो किसी की इनकम नहीं बनेगा वो पैसा, इनका पैसा सर्कुलर फ्लो में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जितनी टोटल एक्सपेंडिचर की गई है पर्संस के द्वारा, वही क्या है, टोटल इनकम बनती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसलिए हम दो मेथड पढ़ते हैं, इनकम मेथड भी और एक्सपेंडिचर मेथड भी। और क्या कैलकुलेट किया था वो बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, वो नाम से वहां पे देख लेना कि कैसे हमने देखा कि भाई इनकम मेथड में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा और एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। आपको प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस मिल जाएंगी सेपरेटली। अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है, बोर्ड के सामने से, और अगली वीडियो में बात करेंगे इसके और भी टॉपिक्स के बारे में।